आरएलडी के बने इस गठबंधन की लोकसभा चुनावी विशाल महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने इस बने गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को तथा आरएलडी के भी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी को भी यहाँ फिरोजाबाद शहर में बड़ी भारी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग या फिरोजाबाद लोकसभा की सीट से अपने गठबंधन के सपा के नौजवान, कर्मठ, योग्य व हर मामले में संस्कारी उम्मीदवार श्री अक्षय यादव को यहाँ रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जीत दर्ज कराने वाले हैं। चाहे हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर यहाँ से चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए रिक्शे में भी बैठकर अपनी गरीबी व फकीरी आदि का भी कितना ही नाटक आदि क्यों न कर ले, तो भी हमारा जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा, भारी वोटों के अंतर से जीतेगा। वैसे इनके बारे में आप लोग ये जानते हैं, क्षेत्र के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री अक्षय यादव श्री राम गोपाल जी के बेटे हैं, जो राजनीति में श्री राम गोपाल यादव जी राजनीति में काफी परिपक्व हैं और संसद में हर मुद्दे पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखते हैं, जिनसे इनके बेटे को भी काफी कुछ सीखने का जरूर मौका मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि इनके बेटे तो श्री राम गोपाल जी के पद चिन्हों पर चलकर एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे समाज सेवक जरूर बनेंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। इस बार केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी, अर्थात इस बार
किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में नमो नमो वाले नहीं आएंगे। इस बार पूरी संभावना है कि केंद्र में हमारे जय भीम वाले ही आएंगे। और अब इस चुनाव में नाटकबाजी तो ये लोग बहुत कर रहे हैं, और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके खाद चहेते वे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है, जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ किसानों के गन्ना सहित अन्य और फसलों का भी बकाया पड़ा व इनकी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज्यादातर अब इनकी सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी खासकर जातिवादी, हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र
वे अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी वे आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत में कोई खास सुधार नहीं आया है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अभी तक अपने देश के काफी ज्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व में रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब अपनी इन सब कमियों व विफलताओं पर से अपने विरोधियों का मुंह बंद रखने के लिए इन्होंने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही उनके विरुद्ध जबरन सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वह देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें अब आप लोगों को इस चुनाव में या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आसीन नहीं होने देना है। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यह सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो इनसे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज्यादातर हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और इस संबंध में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में आप लोग ये जो बीच में जो नारेबाजी लगाते हल्ला करते हैं, तो मेरे ख्याल आप लोगों को थोड़ा बीएसपी के लोगों से सीखना चाहिए कि बीएसपी के लोग कितने शांतिमय ढंग से अपनी बात को, हमारी बात को सुनते हैं। मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अभी। और इस संबंध में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से
देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बनकर रह गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को भी इस मामले में पूर्व में यह देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो गई है। और अब फिर से चुनाव में खासकर इस पार्टी ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं कि जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर इन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या यहाँ हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है। इसके साथ ही यहाँ मैं गठबंधन के लोगों को ये भी सावधान करना चाहती हूँ, और खास तौर से यहाँ फिरोजाबाद के अंदर मैं जरूर सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस चुनाव में भी पूर्व की तरह यहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त, रिश्ते नातों, जात बिरादरी व धर्म आदि के चक्कर में भी पड़कर इनको बिल्कुल भी देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका थोड़ा बहुत लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिल सकता है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यह अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके उत्तर प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा, और इस मामले में आपके इस फिरोजाबाद जिले का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश व आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में खास ध्यान रखा जाएगा, और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी द्वारा आपके इस फिरोजाबाद लोकसभा की सीट से श्री अक्षय यादव यहाँ चुनाव लड़े हैं। अक्षय यादव के बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद तो ये ज्यादातर आपके क्षेत्र में रहते हैं,
आपके क्षेत्र का पूरा ध्यान रखते हैं। तो मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोगों ने इनको पहले भी जिताकर भेजा है और इस बार भी आप लोगों को इनको रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से आप लोगों को इनको जरूर जिताना है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। तो साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है। ऐतिहासिक वोटों को, ऐतिहासिक जीत इनकी दर्ज करानी है। ऐसी मैं आप लोगों से खास अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि इससे पहले तुरंत ही, तो मेरे बोलने के तुरंत बाद ही अभी सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी और इनके बाद आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी भी अपनी बात रखेंगे। मैं आप लोगों की दुख तकलीफ समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप लोग कई घंटे से इधर हमारा इंतजार कर रहे थे, हमारी बात को सुनना चाहते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर विलम्ब से पहुँचे हैं, काफी देरी से पहुँचे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा प्रोग्राम रामपुर में भी था। तो रामपुर में चुनावी जनसभा एड्रेस करने के बाद, संबोधित करने के बाद फिर हम इधर आपके बीच में आए हैं और उधर से आने में भी हेलीकॉप्टर में 1 घंटा लगता है। तो इसलिए आप लोगों की मैं दुख तकलीफ को समझ सकती हूँ कि आप कई घंटे से आप लोगों ने हो सकता कुछ खाया भी ना हो, तो आप लोग भूखे प्यासे इधर बैठे हैं मैदान में। तो आप लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे नेता बोले और हमें छुट्टी हो और हम यहाँ से अपने घरों में जाएं। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक खास अनुरोध करना चाहती हूँ, वो ये है कि वोट वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेगा, तो आप लोगों को तो उस दिन ये खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ना है। पीने का मतलब ये नहीं कि शराब पीनी है आप लोगों को, आप लोगों को खाने पीने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि वोट वाले दिन तो आप लोगों को एक दिन का कुछ घंटों का उपवास रखना है, फास्ट रखना है, व्रत रखना है। और ये व्रत कब खोलना है? जब आप लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने उम्मीदवार को साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग अपने घरों में वापस आ जाते हैं, तब आपको ये उपवास खोलना होगा। तो ऐसी मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करते हुए अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत।